नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे सियासी उठापटक के बीच राजभर का क्या है एनडीए प्लान। मिशन 80 को लेकर भारतीय जनता पार्टी आखिर है कितनी तैयार और तैयारियों और जनता की समस्याओं को दूर करने का दावा। भारतीय जनता पार्टी लिए चुनावी मैदान में तो उतर गई है, लेकिन धरातल पर सच्चाई तो कुछ और ही है। लगातार औचक निरीक्षण के बावजूद यूपी में अस्पतालों का हाल बेहाल है और हर तरफ बस अव्यवस्थाओं का अंबार है। अस्पतालों के साथ ही स्कूली बच्चे भी परेशान हैं, क्योंकि बच्चों को अभी तक स्कूल किट के लिए पैसे तक मुहैया नहीं कराए गए हैं और बारिश में तो बच्चे और भी ज्यादा बेहाल हैं। तो आज हम इन सभी 4 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे, वो भी विस्तार से। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें हैं और आज हम इन 4 बड़ी खबरों पर बात करेंगे। तो चलिए अब रुक करते हैं खबरों पर और अब हम खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो देखिए, जैसे जैसे आम चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों को अब नए सहयोगियों की जरूरत महसूस हो रही है। यूपी की 80 लोकसभा जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं और इसी मुद्दे पर ओम प्रकाश राजभर ने प्राइम टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि गठबंधन को लेकर 7 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान से सार्वजनिक रूप से वो ऐलान करेंगे। आगे प्राइम टीवी से बातचीत करते हुए ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस प्रकार इस समय हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में ओम प्रकाश जी। थैंक यू। जिस तरीके से देखा जाए, तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि गठबंधन के साथ आप चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्वांचल में आप दावा कर रहे हैं कितनी सीटों पे आप मजबूत हैं। उधर अगर देखा जाए तो पश्चिम यूपी में बसपा ने आज 5 जिलाध्यक्ष बदल दिए हैं। एक तरफ भाजपा पश्चिम यूपी में रालोद को साधना चाहती है, पूर्वांचल में आप बातचीत कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या समीकरण बनेगा? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 29 दलों को मिला के सरकार बनाई है, तो हम कौन तोप हैं? अखिलेश राजी दल हैं, वो भी गठबंधन के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। सभी दल के लोग प्रयास कर रहे हैं, तो हम भी गठबंधन से ही चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी क्या गठबंधन का कोई प्रयास आपसे कर रही है? नहीं, हमसे कोई बात नहीं। आपकी नजदीकियां लगातार भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों नेताओं से बढ़ती जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 18 जुलाई को जो एनडीए की बैठक होगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ ये चर्चा करेगी कि आपके पार्टी के साथ किस आधार पर फार्मूला सीटों का तय किया जाए, रालोद के साथ क्या स्थिति बनाई जाए। कोई जानकारी इसके बारे में आपको, कोई आमंत्रण इसके लिए? ना मुझे कोई जानकारी है, ना कोई आमंत्रण है। अभी शीर्ष नेतृत्व से इस संबंध में कोई बात नहीं है। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से विपक्ष एकता की बात कर रहा है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे विपक्ष अलग थलग पड़ा हुआ है। बंगाल में पंचायत चुनाव होता है, तमाम तरह की हिंसा होती है, कांग्रेस टीएमसी एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, गृह मंत्री वहां से रिपोर्ट की मांग करते हैं। इसके बाद अलग अलग जगहों पे अलग अलग मुद्दे हैं, यूसीसी के मुद्दे हैं। तमाम राजनीतिक दल अलग अलग प्रकार से इस चीज़ों को व्यक्त कर रहा है। जिस विपक्षी एकता की बात समूचा विपक्ष कर रहा है, ये विपक्ष आपस में ही एक नहीं है। तो किस प्रकार से ये विपक्ष 2024 में केंद्र में काबिज भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगा? विपक्ष तो एक है, 15 लोग तो गोलियाए हैं, तो कहाँ टूटे हैं 15 लोग? साथ में तो वही हैं, और लोगों को जोड़ने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। कहीं टूटा हो तो बताइए विपक्ष। लेकिन जिन मुद्दे की अगर बात होती है, यूसीसी पे तमाम लोग अलग राय व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यूसीसी का समर्थन भी किया, आपने भी यूसीसी का समर्थन किया। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें विपक्षी एकता एक राय नहीं बनी है। बिहार में आप देख सकते हैं, राजद और जदयू के नेताओं के बीच आपसी बयानबाजी देखी जा सकती है। भाई देखिए, छोटे नेता बयान दे रहे हैं ना, बड़े नेता नहीं दे रहे हैं। जब बड़े नेता का निर्देश होगा तो छोटे नेता मान जाते हैं अपनी बात। तो विचार अलग अलग हो सकते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल 28 जुटे हैं, तो सबके विचार अलग अलग हैं, लेकिन सब लोग एक साथ होकर के सरकार बनाने की पहल किए। उसी तरह जो विपक्षी एकता की बात है, ठीक है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि जनता पार्टी बनी तो सबके विचार अलग अलग थे। कुछ लोगों ने विलय कर लिया जनता पार्टी में, कुछ लोग अपनी पार्टी को बनाए रखे, अपने तमाम मुद्दों को पीछे दरकिनार करके एक लक्ष्य बनाया कि सत्ता पे कब्जा करना। तो उसी तरह इसमें भी होगा। आपने कहा 7 अक्टूबर को आप ऐलान कर देंगे कि आप इसके साथ गठबंधन करेंगे। एक तरफ एक और सवाल है कि जो विपक्ष एक समय खड़ा हुआ है, जिसकी बात की जा रही है, उसमें से कौन सा ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार आपके हिसाब से लगता है? ये सीएम का चेहरा विधायक तय करते हैं।
प्रधानमंत्री का चेहरा सांसद तय करते हैं। तो ये लोग लड़के सांसद कर लें, सभी चेहरा हैं, जिसको बना दीजिए। लेकिन आप तो बसपा सुप्रीमो को मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की भी बात कर चुके हैं। देखिए, पिछड़ा हो गया, सामान्य वर्ग हो गया, दलित बचा हुआ है। तो दलित में मायावती से बड़ा चेहरा कौन है? 13 प्रांतों में उनका जनाधार है, राष्ट्रीय पार्टी है, कुशल शासक रही हैं। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? देश में उनके बराबर कोई चेहरा भी नहीं है। आप लगातार पूर्वांचल की राजनीति की बात करते हैं। सर्वे में देखा गया कि आपका वोट प्रतिशत लगातार पिछले चुनाव से बढ़ता चला गया है। कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर सुभाषपा अकेले दम पे लड़ सकती है और निकाल सकती है? 80 लोकसभा यूपी में, पूर्वांचल छोड़ दीजिए, ये हम 80 लोकसभा सीट लड़ने की हैसियत में हैं। ये ऐसा मत सोचिए, बिहार की 40 सीट लड़ने की तैयारी में है। गठबंधन के लिए कोई क्लू देना चाहेंगे आप? 7 अक्टूबर को आपने बात कही। 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना बिहार में वंचित शोषित जागरण महारैली में जिसके साथ गठबंधन करेंगे उसको वहां लेके खड़े रहेंगे, उसी दिन ऐलान होगा। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषपा ओम प्रकाश रावत, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 7 अक्टूबर को तमाम अटकलों पर विराम लग जाएगा और जिसके साथ जो गठबंधन करने जा रहे हैं वो मंच पे एक साथ मौजूद रहेंगे। प्राइम टीवी से विवेक शाही, वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ। तो देखिए, अभी आपने ओपी राजभर का बयान सुना। ओपी राजभर से जब गठबंधन के सवाल पर हमारे सहयोगी ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 7 अक्टूबर को पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अगले लोकसभा चुनाव में राजभर की पार्टी किसके साथ होगी, इसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, ओपी राजभर अभी भी गठबंधन पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 7 अक्टूबर तक का इंतजार करें, फिर तभी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पिक्चर का टीजर और ट्रेलर सबने देख चुका है और बात की जाए तो पूरी फिल्म जो है अब सिल्वर स्क्रीन पर 7 अक्टूबर को नजर आएगी। बात कहें तो ये सभी जानते हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इनकी नजदीकियां बढ़ती रही है और जब से समाजवादी पार्टी से इनका दामन छूटा है, ये समाजवादी पार्टी पर ज्यादा हमलावर है और सरकार पे कम हमलावर है। आते जाते इनकी फोटो तस्वीरें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, दयाशंकर सिंह के साथ नजर आती है, चाहे वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का चुनाव हो या एमएलसी का चुनाव हो। ये भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते रहे हैं। यूसीसी के मुद्दे पर भी ये केंद्र सरकार को इनका समर्थन था, तो ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और 7 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में सुभाषपा अपनी एक विशाल जनसभा करेगी और मंच पे अपने सहयोगी दल, जो बड़ा सहयोगी दल है, उसके साथ मंच भी साझा करेगी। देखिए विवेक, अगर लगातार ओपी राजभर एनडीए के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो आखिर ऐसे में गठबंधन का ऐलान करने से परहेज क्यों है? आखिर क्यों वो इतना लंबा समय ले रहे हैं ऐलान करने के लिए? देखिए, एनडीए की एक बैठक 18 जुलाई को होने वाली है और जैसे बात की जाए तो भाजपा पार्टी हाईकमान के लोगों तक एक रिपोर्ट जो है इस तरह की सौंपी जा चुकी है। अब हाईकमान क्या निर्णय लेता है इस एनडीए की इस बैठक में पता चलेगा। जितने भी सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के हैं वो सभी इस बैठक में शामिल होंगे और जिन सहयोगी दलों की भारतीय जनता पार्टी को तलाश है, खासकर पश्चिम और पूर्वांचल में, उनके बातों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा, उनकी स्थिति को भी भापा जाएगा और अपने सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बात को शेयर भी करेगी। इसके बाद कुछ तस्वीरें कुछ और साफ हो सकती हैं। उम्मीद है कि जिस 7 अक्टूबर की ये बात कर रहे हैं उससे पहले पहले तस्वीरें क्लियर हो जाए और राजभर आखिर कहां स्टैंड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये सबके सामने आए। देखिए विवेक, पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा है ओपी राजभर। ऐसे में अगर ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो समीकरण किस तरीके से बनेंगे पूर्वांचल में? देखिए, पूर्वांचल की कुछ सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का जनाधार है, इसे इनकारा नहीं जा सकता है। अगर बात करें पिछले चुनाव से तो सुभाषपा ने चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन भी किया है, वोट परसेंटेज भी ठीक ठाक बढ़िया गेन किया है और पूर्वांचल की कई सीटों पर खुद राजभर जीतने का दावा करते हैं। लेकिन 2 से 3 सीटें ऐसी है पूर्वांचल में जिसपे राजभर वोट जाता है, उनके समाज के लोग इनको सपोर्ट करते हैं, तो उन सीटों पर ये स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ला सकते हैं। खासकर गाजीपुर में जो सीट रिक्त हुई है और उस पर भी इनकी पार्टी का अच्छा खासा जनाधार है
वो सीट की पेशकश भी वगैरह की बातें तमाम आ रही थी, लेकिन राजभर इस पे हामी भरने को तैयार नहीं है। तो कुछ ठीक है, सीटें हैं धन्यवाद विवेक पूर्वांचल इस में। खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए 7 अक्टूबर को गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं ओम प्रकाश राजभर, और बिहार की राजधानी पटना में एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिर सुभाषपा किसके साथ गठबंधन करने वाली है और अगले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी के साथ मिलकर वो यूपी में चुनाव लड़ेगी। तो यूपी में सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य महकमा संभालने वाले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अस्पतालों का तो औचक निरीक्षण करते रहते हैं, जरूरी दिशा निर्देश भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पतालों में हर तरफ अव्यवस्था है। इस तस्वीर से आप समझ पा रहे होंगे कि ये पूरी तस्वीर क्या कुछ कह रही है। फिर भी आपको बता दें कि ये तस्वीर अंबेडकर नगर की है, जहां अस्पताल में भर्ती मरीज के खाने में छिपकली मिली है, और छिपकली देखते ही मरीज के तीमारदारों के तो होश ही उड़ गए, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। तो ये वही वीडियो है जिसमें एक मरीज के खाने में छिपकली निकलती है, वो भी मरी हुई। पहले तो जो परिजन हैं वो इस पूरे मामले का वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। फिर उसके बाद आनन फानन में ये खाने से भरी हुई थाली को जो अस्पताल प्रशासन है उसके पास लेकर पहुंचते हैं, और आखिर किसकी लापरवाही है ये सवाल भी पूछते हैं। लेकिन सवाल यही बरकरार है कि देखिए स्वास्थ्य महकमा का बीड़ा उठाया ब्रजेश पाठक, जो हर अस्पतालों को औचक निरीक्षण करते हैं, कभी भी किसी भी जिले में पहुंचकर वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही की ये तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। हर दिन ऐसी अव्यवस्थाओं की पोल खोलती हुई तस्वीरें भी लगातार जनता देखते हैं। सीधे अंबेडकर नगर से राहुल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। देखिए राहुल, जिस तरीके से अस्पताल की बदहाली और लापरवाही की तस्वीर अंबेडकर नगर से सामने आई है, जहां एक मरीज के खाने में छिपकली मिल जाती है, फिलहाल इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, अगर कार्रवाई की बात करें तो अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ये मामला जो है, हम आपको बता दें मुस्कान जी, पूरा मामला राजकीय मेडिकल कॉलेज का है, सद्दरपुर का पीजीआई का है, जहां पर मरीज के खाने में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया, जिसका मरीज और तीमारदारों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उसको वायरल भी किया, और इसको लेकर जिला अधिकारी को भी शिकायत की गई है। हालांकि मीडिया कर्मियों द्वारा बयान लेने के लिए मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं उनके पास गए, तो उन्होंने मीडिया के कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में क्या कार्रवाई होती है। देखिए राहुल, डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य महकमा संभालने वाले ब्रजेश पाठक वो तकरीबन औचक निरीक्षण करते हुए भी नजर आते हैं, अस्पतालों के डॉक्टर्स पर कार्रवाई भी करते हुए नजर आते हैं, उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। तो क्या जो मेडिकल कॉलेज का प्रशासन है उनमें भय नहीं है क्या? देखिए, ये जाहिर सी बात, इस घटना के हो जाने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर किस हद तक लापरवाही है। खाने में छिपकली मिलने से हो सकता है किसी मरीज के तबीयत भी बिगड़ सकता था। हालांकि देख लेने से चौकन्ना हो गया मरीज, लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके की मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का आलम है। जी मुस्कान जी। देखिए राहुल, इस पूरे मामले का वीडियो तो सोशल मीडिया पर परिजनों ने बनाकर वायरल किया है, और अब इस मामले पर परिजनों का क्या कहना है मरीज के? मरीजों में अगर बात की जाए तो मरीजों को इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है, वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और इसको लेकर ठीक है, धन्यवाद राहुल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए अस्पताल की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है, कहीं हॉस्पिटल से डॉक्टर गायब दिखते हैं, तो कहीं जो मरीज है उनके खाने में छिपकली निकलती है। तो ये ताजा तस्वीरें अंबेडकर नगर से सामने आई है, जहां एक मरीज के खाने में मृत छिपकली निकलती है। तो
तो यूपी के परिषदीय स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं। कोई मायूस है तो कोई परेशान है, क्योंकि परेशानी की महज एक ही वजह है। दरअसल बच्चों के पास ना तो ड्रेस है और ना ही स्कूल किट है। हर साल डीबीटी के जरिए स्कूल ड्रेस, मोजा और स्टेशनरी के लिए 1100 रुपए अभिभावकों के खाते में भेजे जाते हैं, जिसमें 600 रुपए में 2 सेट ड्रेस, 200 रुपए में स्वेटर, 100 रुपए स्टेशनरी, 175 का बैग और 25 रुपए मोजे के लिए दिए जाते हैं। लेकिन नए सेशन को शुरू हुए 3 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और अभी तक बच्चों के अभिभावकों के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए हैं। तो देखिए, बारिश की मार एक तो पड़ ही रही है प्रदेश में, ऊपर से इस बारिश में जो बच्चे हैं वो भी काफी परेशान हैं। ना तो बच्चों के पास मोजा है, ना जूता है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बच्चे स्कूल कैसे जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि हर नए सेशन की शुरुआत होने से पहले और हर नए सीजन की शुरुआत होने से पहले जो बच्चों के अभिभावक है उनके खाते में 1100 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है, जुलाई के महीने में नए सेशन की शुरुआत होती है, लेकिन अभी तक बच्चों के जो अभिभावक है उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। ऐसे में बच्चों के पास जरूरी चीजें भी नहीं है, ना तो स्टेशनरी का सामान है, ना तो पेन पेंसिल है और ना ही स्कूल यूनिफॉर्म है। तो आखिर इस मामले पर इतनी लापरवाही क्यों की गई और अभी तक अभिभावकों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर क्यों नहीं किए गए, ये तमाम सवाल है जिसके जवाब हम अपने सहयोगी से जानने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी ना तो बच्चों के पास ड्रेसेस है, ना मोजे हैं और ना जूते हैं। क्या कुछ लापरवाही की गई है जिसकी वजह से अभिभावकों के खातों में 1100 रुपए ट्रांसफर नहीं हुए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया था कि सभी परिषदीय विद्यालयों में नए सत्र की शुरुआत के समय ही डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा बच्चों के अभिभावकों के अकाउंट में 1200 रुपए के लगभग ट्रांसफर किए जाएंगे, जिससे बच्चे अपने यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्टेशनरी, जूता और मोजा जैसी जरूरत की जो सामान है वो खरीद पाए। अगर बात करें तो इसी सत्र में 20 मई को शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया था कि नए सत्र के आरंभ तक ही ये सभी डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और बच्चे नए सत्र से ही अपने जरूरत की जो सामग्री है, जो पठन पाठन की सामग्री है, उसको लेकर आएंगे, चाहे वो यूनिफॉर्म की बात हो, स्कूल बैग की बात हो या स्टेशनरी की बात हो। लेकिन पैसों के पहुंचने का अगर सिलसिला देखें तो उसकी रफ्तार थोड़ी कम है। ऐसा बताया जा रहा है कि बच्चों के अभिभावकों के अकाउंट में पैसे तो पहुंच रहे हैं, लेकिन काफी देर से पहुंच रहे हैं। इसलिए अगर बात करें तो लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं, स्कूल शुरू हो चुका है, लेकिन सभी बात करें सभी छात्रों के, सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से बच्चे पुराने यूनिफॉर्म, स्कूल बैग को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर भी लेकिन देखिए विवेक, अगर हम ठंड की बात करें तो ठंड में भी जो बच्चों के अभिभावक है उनको पैसे समय से नहीं दिए गए थे। अब नए सेशन की शुरुआत भी हो चुकी है और अभी भी यही कहा जा रहा है शासन के हवाले से कि पैसे तो जा रहे हैं लेकिन धीरे धीरे जा रहे हैं। अगर हर एक सीजन में यही कमी आएगी तो फिर लापरवाही किसकी होगी विवेक? जी देखिए, अगर बात की जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि 20 मई के पहले तक ये सारी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और नए सत्र में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे सभी जो छात्र और छात्राएं हैं वो नए यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्टेशनरी का सामान लेके आएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो शिक्षा विभाग के जो वित्तीय विभाग का ये मामला है, उसकी ये कहीं ना कहीं लापरवाही है कि जो वित्त का लेन देन है वो धीरे हो रहा है, उसकी रफ्तार कम है, जिसकी वजह से अभिभावकों के अकाउंट में समय से ये पैसे नहीं जा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में अगस्त भर का समय लगता है और अगस्त भर के बाद से सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और बच्चों को नए यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्टेशनरी और जूते मोजे के लिए कुल 1200 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से अगस्त माह तक पहुंच पाता है। लेकिन देखिए विवेक, पूरे यूपी में इस वक्त बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, जल भराव की भी तस्वीरें सामने आती है। ऐसे में जो बच्चे हैं वो क्या कुछ परेशानियों का सामना करके फिर स्कूल पहुंच रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए शहरी विद्यालयों की, तो शहरी विद्यालयों में अगर बात की जाए जिस प्रकार से लखनऊ में बारिश हुई है तो ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिली है कि बच्चों को नाला पार करके या फिर जल जमाव का सामना करके स्कूल जाना पड़े। परिषदीय, आवासीय और ऐसे कई सारे विद्यालय हैं जहाँ पे पठन पाठन का कार्य होता है, सरकार इनके इंतजाम करती है और बेसिक शिक्षा विभाग
पूरी जिम्मेदारी उठाता है। इक्का दुक्का केस ऐसे कहीं देखे गए हैं ग्रामीण इलाकों में, जहाँ प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पे इस तरह की चीजें आई हैं, लेकिन अगर शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो इस प्रकार की कोई भी अवस्था अभी तक देखने को नहीं मिली है। ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बच्चों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो बच्चों के पास मोजा है ना जूता है, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावकों के अकाउंट में फिलहाल पैसे नहीं आए हैं, जिसकी वजह से बच्चे पुराने यूनिफॉर्म के साथ ही जो फटे जूते और मोजे स्कूल पहन के जाने पर मजबूर है। देखिए, क्या मैदान और क्या पहाड़, हर तरफ है हाहाकार। जी हां, इस वक्त मॉनसून पूरे देश भर में सक्रिय हो चुका है और प्रदेश के हर इलाके में बादलों का असर दिख रहा है। कई इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। तो अगले 3 दिनों तक प्रदेश में भारी और कहीं तेज बारिश की संभावना भी जताई गई है। वहीं अब मौसम विभाग की ओर से 13 और 14 जुलाई तक के मौसम का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने दावा किया है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश और बादलों का असर देखने को मिलेगा। हालांकि 3 जिलों में भारी बारिश से बहुत ही ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 17 जिलों में गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जताया गया है। तो 3 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया है। तो वहीं 7 जिले ऐसे हैं जिनमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त बारिश से हाहाकार मचा हुआ है और ये कहा जाए कि जल प्रलय आ चुका है, क्योंकि मैदानी इलाकों से लेकर अगर हम पहाड़ी इलाकों तक की बात करें तो हर तरफ बारिश की मार से जनता परेशान है। कहीं घर डूब रहे हैं, कहीं सैलाब आ चुका है, कितनों ने अपनों को खो दिया है, कई लोग मिल भी नहीं रहे हैं। ऐसे में हाहाकार मचा हुआ है देश भर में। तो वही हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दशकों पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है, क्योंकि यमुना नदी लगातार जो अपना जल स्तर है हर एक बीतते सेकंड के साथ बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के जो पौष इलाके हैं अब तो वहां पर भी जलभराव हो चुका है। तो देखिए, बारिश से हाहाकार तो मचा हुआ है। ऐसे में तमाम अपडेट और जानकारी के लिए आगरा से हमारे सहयोगी जीशान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए जीशान, बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, मैदानी इलाकों में तो जलभराव तक की स्थिति पैदा हो गई है और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आगरा में इस वक्त मौसम का मिजाज कैसा है जीशान? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आगरा के मौसम की, तो आगरा में कुछ दिन पहले तक लगातार बारिश हो रही थी। इसके बाद से जो जलभराव की समस्या है, जो जलभराव की समस्या बड़ी देखी जा रही थी, लेकिन जो अब जो तपिश है, जो उमस है, जो पानी की न आने की वजह से उमस है, ताजनगरी आगरा के लोग कहीं ना कहीं उस उमस भरी गर्मी से परेशान है, बदहाल है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जहां पर जो कह सकते हैं कि एक बाढ़ की भी संभावना है। वही मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि 3 दिन लगातार मूसलाधार बारिश हो सकती है सभी यूपी के 75 जिलों में। लेकिन आगरा की अगर बात करें तो आगरा में कहीं ना कहीं सूखा पड़ा है। अगर हम यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी का जल स्तर पहले के मुकाबले बढ़ा है। आगरा में यमुना नदी के स्तर की बात करें या वहां यमुना नदी के स्तर की बात करें तो वहां भी जल का जो स्तर है वो काफी बड़ा है। उसी को लेकर आगरा जिला प्रशासन की ओर से जो बहा नदी है वहां पर अलर्ट भी जारी किया है और मौसम विभाग की तरफ से संभावना जताई जा रही है कि 13 और 14 को लगातार बारिश होने की संभावना है। जी देखिए जीशान, अभी आपने जिक्र किया कि जो नदी है उसका जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है? क्योंकि अगर ऐसे ही जल स्तर बढ़ता रहा तो जाहिर सी बात है कि जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जलभराव होगा और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं मैं, अगर हम पिछली साल की बात करें तो बहा नदी में जल स्तर काफी स्तर से बढ़ गया था, जिसके बाद जो बहा के आसपास के गांव हैं वहां गांवों में पूरा पानी भर गया था, जिससे कि बड़ा नुकसान भी देखने को मिला था। लोगों के घरों में पानी भर गया था। लेकिन इस बार जिला प्रशासन की ओर से पहले से पूरी तैयारियां की गई हैं और जो जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां हैं, वहां यमुना नदी के पास अलर्ट जारी कर दिया है और सभी गांवों में जाकर अलर्ट किया गया है कि बाढ़ आने की संभावना हो सकती है। लेकिन अभी जो आगरा की यमुना नदी की बात करें या वहां यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी का स्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन मानसून नहीं है। आगरा में उमस भरी गर्मी से आगरा शहर के लोग काफी परेशान हैं। जी
ठीक है, धन्यवाद ईशान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए। तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जहां एक तरफ प्रदेश के कई जिलों में लोग बारिश से परेशान है, तो वहीं आगरा में फिलहाल तपिश देखने को मिल रही है, जिससे जनता बेहाल हो चुकी है। तो यानी कि अगर हम आगरा के मौसम की बात करें तो वहां पर अभी फिलहाल बारिश के आसार नहीं है और तपिश से ताजनगरी आगरा की जनता बेहद परेशान है। लेकिन अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें और अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो हाहाकार मचा हुआ है। देखिए, क्या उत्तराखंड, क्या हिमाचल प्रदेश, अगर हम इन सभी जगहों की तस्वीरों को देखें तो कहीं जो मंदिर है वो डूब चुके हैं, पुल बह चुके हैं, तो गाड़ियां ऐसे बह रही है पानी में जैसे कि कोई ताश का पत्ता या कागज का टुकड़ा पानी में बह रहा हो, क्योंकि जो बाढ़ है उससे हाहाकार मचा हुआ है। नदियां अपने उफान पर आ चुकी हैं और लंबे लंबे पेड़ जो है वो भी गिरते जा रहे हैं और अब इस सभी तस्वीरों से जो जनता है वो बेहद परेशान हो चुकी है। तो एक बार फिर से केदारनाथ त्रासदी सबको याद आने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि मंदिर के मंदिर डूब चुके हैं, जो पुल है वो बहते जा रहे हैं, हर तरफ से मलबे का ढेर देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर से लोगों को वो केदारनाथ त्रासदी की तस्वीरें ताजा होने लगी है, जब कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। तो देखिए, कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और अगले आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि यूपी की जनता को बारिश से राहत नहीं मिलेगी। तो 2 जिलों में रेड अलर्ट के साथ तकरीबन 7 से 8 जिले ऐसे हैं जिनके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो देखिए, यूपी में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि मॉनसून भले ही थोड़ी लेट से पहुंचा यूपी में, लेकिन मॉनसून अपना रौद्र रूप धारण करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं जल भराव, कहीं कूड़े का अंबार, कहीं नदियों पर उफान, तो हर तरफ जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनकी पोल खोलती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं ये तस्वीरें लगातार हम अपने हमारे सहयोगी लगातार हम तक तस्वीरों को भी पहुंचा रहे हैं और उन सभी तस्वीरों को लगातार प्राइम टीवी बेहद ही सक्रियता और तत्परता के साथ अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहा है। तो प्रयागराज से पवन पटेल तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए पवन, ताजनगरी आगरा की जनता तो फिलहाल तपिश से काफी परेशान है, लेकिन अगर हम प्रयागराज की बात करें तो लगातार नदी उफान पर आ चुकी है और जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। अभी अगर हम मौसम की बात करें तो कैसा है प्रयागराज के मौसम का मिजाज? जी बिल्कुल मुस्कान, जैसा अगर बीते दिनों जब मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया था, हालांकि उसी दौरान जो है मानसून ने प्रयागराज में दस्तक दे दी। लेकिन अगर मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय प्रयागराज में जो बारिश है वो कहीं ना कहीं प्रयागराज से रूठी हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीते कई दिनों से मौसम ने करवट जरूर बदला है और दिन भर जो है काले बादल छाए रहते हैं, लेकिन जो बारिश है वो रह रहकर और तमाम अलग अलग हिस्सों में वो भी जो है रुक रुक कर हो रही है। तो ऐसे में जो बारिश है वो कहीं ना कहीं लोगों को वो परेशान कर रही है, क्योंकि लगातार जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं कम होती हुई नहीं नजर आ रही है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो भीषण गर्मी से परेशान है। लेकिन जब इसी दौरान जब रह रहकर जगह जगह कई स्थानों पर बारिश होती है, तो ऐसे में कई स्थानों पर जल भराव जैसी स्थिति है वो भी देखने को मिली है। लेकिन अगर हम नदियों की बात करें तो प्रयागराज में गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती का संगम है। ऐसे में तमाम अन्य प्रदेशों में हो रही बारिश के चलते प्रयागराज में गंगा और यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में मौसम विभाग द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि आने वाले 1-2 दिनों में जो है जोरदार बारिश हो सकती है। लेकिन अगर मौजूदा समय की बात करें तो बीते कई दिनों से प्रयागराज में जो है वो बारिश नहीं हो रही है। हालांकि दिन भर काले बादल वो छाए जरूर है। ऐसे में जो लोग हैं वो बारिश का जो इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पवन, सही कहा आपने कि देखिए कुछ दिनों से बारिश तो नहीं हो रही है और आज भी फिलहाल काले बादल तो छाए हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में जो नदियों का जल स्तर है वो तो बढ़ता जा रहा है, उससे निपटने के लिए प्रशासन कितना सक्रिय है? चूंकि देखिए प्रयागराज में गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती का संगम है और हर साल प्रयागराज के आसपास जितने तटीय क्षेत्र है वहां पर बाढ़ की जो स्थिति है वो हर साल देखने को मिलती है। हालांकि अब जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि तमाम ऐसे प्रयागराज में निचले इलाके हैं
जो बाढ़ के दौरान जलमग्न होते हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। अगर जिले के अधिकारियों को माने तो बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस रखी है। लेकिन अब किस तरीके से तस्वीरें होंगी, निश्चित रूप से ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार गंगा और यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। हालांकि प्रयागराज में लोग बारिश और झमाझम बारिश होने के इंतजार में है। अनुमान लगाया जा रहा है कि मौसम विभाग द्वारा अनुमान यह भी लगाया गया है कि आने वाले 1-2 दिनों में प्रयागराज में जोरदार बारिश होगी तथा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जोरदार बारिश होने की संभावना जताई गई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बारिश से हाहाकार तो मचा हुआ है, लेकिन यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बादल तो छाए रहते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।